नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे। पिछले दिनों अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर किया था अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले के मद्देनजर खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सर्च अभियान, संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर। और विश्वविद्यालय कर्मचारियों की गुंडागर्दी, कॉलेज लेट आने पर कर्मियों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये वही अपराधी हैं जो पिछले दिनों साहिबगंज पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग किए थे और मौके से फरार हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी थी, जो कि फरार होकर गुप्त जगह पर अपना इलाज करवा रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान साहिबगंज के मिठनपुरा निवासी अभिजीत कुमार और मोहम्मदपुरगंज निवासी विशाल कुमार के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य घायल अपराधी धीरज मिश्रा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभिजीत, विशाल और धीरज तीनों एक दुकान में लूटपाट की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंच गई, जिसे देखकर अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ये साहिबगंज थाना क्षेत्र में दिनांक 11 और 12 की रात्रि में साहिबगंज थाने की पुलिस जो है छापेमारी करके लौट रही थी लगभग 3 बजे के रात्रि में। और वहाँ पे जो रास्ते में जो है एक उन्होंने मोटरसाइकिल देखी लावारिस अवस्था में, तो जब रोककर उसकी जांच करना चाहा तो 2 अपराधी कर्मी थे जो कि पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसके बाद जो है वो अपराधी का पीछा किया गया, लेकिन अपराधकर्मी भाग गए। साहिबगंज थाना की पुलिस, थानाध्यक्ष साहिबगंज और बरवाज थाना की पुलिस, बरवाज थानाध्यक्ष बरवाज के द्वारा इसकी जो है संबंध में जो है अनुसंधान किया गया, बेहतर तरीके से अनुसंधान किया गया। और छानबीन में मालूम हुआ कि इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं अभिजीत कुमार, ये मिठनपुरा थाना बरवाज का रहने वाला है, और विशाल कुमार ये जो मोहम्मदपुरगंज थाना बरवाज का रहने वाला है। इन दोनों की जो है गिरफ्तारी की गई। पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस पर फायरिंग करने वाले जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हथियार और गोली की बरामदगी की गई है, जिसका कि इस्तेमाल किया गया था फायरिंग में। और इनके जो अग्रिम पूछताछ में 4 अन्य आपराधिक कांडों का उद्भेदन किया गया। सर, पुलिस पर भी फायरिंग हुई है और अपराधी को भी गोली लगी है, तो गोली जो अपराधी को लगी उसकी गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बारे में मालूम हुआ है कि वो छुप कर इलाज कर रहा है, इलाज कर रहा है। और ये जो है पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, उसमें वहाँ पे खून गिरा हुआ था। इससे हमें लगा कि जो है अपराधी को गोली लगी है, और ये इसके पूछताछ में भी पुष्टि हुई कि हाँ उसको गोली लगी थी, जो कि कहीं पर छुप कर इलाज कर रहा है। घर पे रेड किया गया है, लेकिन वो फरार है। पहचान क्या हुई उसकी? हाँ, पहचान हो गई है, लेकिन अनुसंधान के दृष्टिकोण से उसका नाम अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। खुफिया विभाग की सूचना के मद्देनजर रेलवे स्टेशन, ट्रैक, पुल, पुलिया और ट्रेन आतंकियों के निशाने पर है, जिसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार में भी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मध्य रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। रेल पुलिस जिला को भी सतर्क कर दिया गया है। संबंधित रेलवे स्टेशनों मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मंगलवार को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट कर दिया गया है। इस दौरान यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है।
वहीं ट्रेनों में डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच की जा रही है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बीते दिनों समस्तीपुर आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त ने अलर्ट को लेकर समस्तीपुर समेत दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा था, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों दिल्ली में 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसके आलोक में हम लोग को अलर्ट किया गया है और एसपी सर का आदेश हुआ है कि चेकिंग करने का, जिसके आलोक में हम लोग प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेन में चेकिंग कर रहे हैं। किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? बस सुरक्षा की दृष्टिकोण से किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ ना हो, ये सब का चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कि अप्रिय घटना ना घटे, इसके लेकर हम लोग चेकिंग चला रहे हैं। किस तरह का अलर्ट दिखाया गया सर? क्या सर? 2 संदिग्ध पकड़ाया है आतंकवादी टाइप का, उसी के कारण हम लोग के अलर्ट मोड में। यात्रियों की भी चेकिंग की जाएगी? हाँ, वो तो होता ही है। अवैध वस्तु की भी जांच की जा रही है। अपनी लेट लतीफ़ी और कार्यशैली से राज्य व देश भर में मशहूर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यूनिवर्सिटी के एक कर्मी ने दलित युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी, जिसमें उसका सर फट गया और पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। इस बाबत पर घायल अवस्था में ही युवक यूनिवर्सिटी थाने पहुंचा और कर्मी की शिकायत पुलिस कर्मियों से की। घायल युवक ने बताया कि वह सीतामढ़ी जिले का निवासी है और अपनी बहन का बीए पार्ट 2 के पेंडिंग रिजल्ट के संबंध में जानकारी लेने यूनिवर्सिटी आया था। सुबह करीब 10 बजे से ही वह यूनिवर्सिटी में कर्मी का इंतजार कर रहा था। वहीं तकरीबन 12:30 बजे कार्यालय में कर्मी आए। जब पेंडिंग रिजल्ट के संबंध में पूछताछ की गई तो कर्मी ने उसे दूसरे रूम में जाने को कहा। युवक का आरोप है कि जब उसने कर्मी अमरेंद्र यादव को उसकी लेट लतीफ़ी याद दिलाई तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से से उसका गर्दन पकड़ दीवार में धक्का दे मारा। धक्का इतना जबरदस्त था कि युवक का सर फट गया और वो खून से लथपथ हो गया। घायल अवस्था में ही युवक पुलिस के पास पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हुआ था लगभग सबको मालूम ही है। ये हुआ कि हम कल भी आए थे और तो कल कॉलेज बंद था और आज आए हैं तो कॉलेज का मतलब जो मतलब बात है, ये बात है कि रिजल्ट जो पेंडिंग में चला गया, मेरे दीदी का काम था, इसके लिए हम आए थे और वो काम कराने के लिए हम आए आज। और कल तो नहीं हुआ, कल भी आए थे, लेकिन आज क्या हुआ? काम कराने गए तो वो फिर बहुत देर तक इंतजार किया। लगभग हम 10:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, लगभग 1 बज चुका था और एक बज चुका था तो फिर हम उससे पूछे सर 1 बजे के बाद आए हो, तो हम उनसे पूछे सर बहुत देर के बाद आए हैं, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो हमको बोल रहे हैं तुम कौन होता है? वो गर्दन पकड़े और मेरे साथ में जो आदमी थे उसको भी गर्दन पकड़े, तो हमको बहुत हाथ पकड़े हुए थे, तो हम गर्दन पकड़ के और दीवार में मारे, मेरा कपार फूट गया। बस। कौन थे वो उसका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 19 के कोई कर्मचारी स्टाफ थे। अभी क्या पुलिस में क्या शिकायत? पुलिस में वही लिखे हैं, रिपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट किए हैं? हाँ। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि जो जैसा मेरे साथ हुआ वैसा अगला आदमी के साथ नहीं हो, और क्या। कुछ कर्मचारी थे, इससे कागज बनवाने के लिए गए थे, उसी को लेकर बात करनी हुआ। कर्मचारी के द्वारा मारपीट की बात बताई जा रही है। शिकायत दर्ज कराइए सर। जी शिकायत दर्ज कराई गई। मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ, दर्ज कर लिया गया। आगे कार्रवाई की जा रही है। टेट परीक्षा के नियम अधिनियम को ताक पर रखकर इसका परिणाम जारी करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार से बिहार विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। परिणाम को अविलंब निरस्त करने की मांग करते हुए सीनेटर सह परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक केशरी नंदन शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय की अराजकता से छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रहता है। हर जगह ठेकेदारी व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। धरना में शामिल छात्र नेता पुष्कर सिंह, प्रभात श्रीवास्तव, प्रशांत गौतम, राहुल कुमार, प्रशांत मिश्रा सहित तमाम परिषद के नेताओं ने कुलपति के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। नहीं चलेगी। छात्रों का शोषण बंद करो। तार चरणबद्ध आंदोलन होने जा रहा है और आज उसकी शुरुआत है।
इसी क्रम में हम लोग जो बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त जो अराजकता का माहौल बन गया है, उस माहौल के खिलाफ विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आज धरने स्थल पर बैठी है और यहाँ से लगातार अपना आंदोलन चलेगा। मांग हम लोग का ये है कि जिस प्रकार से पैट में धांधली किया गया है, पैट के एग्ज़ाम में हमारे पास ये सबूत है कि पैट के एग्ज़ाम में आपके जो रूल रेगुलेशन आपने निकाला कि हम इस प्रकार से पैट का एग्ज़ाम लेंगे, उस रूल रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं किया। उसको ताक पर रख करके आपने जिस प्रकार से इस बार का पैट का रिजल्ट प्रकाशित किया है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि किस प्रकार से आपने रिजल्ट को ये कर दिया। यहाँ के जो नोडल ऑफिसर बनाए गए थे प्रमोद जी, उनका भी इसमें संलिप्तता है और पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि उनका इसलिए संलिप्तता है क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 50% हर पेपर में लाना है कैंडिडेट को, जो जनरल वाले हैं, और जो रिजर्व वाले हैं उनको 45% लाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ऐसे 457 कैंडिडेट हैं, उससे अधिक ही कैंडिडेट हैं, हम लोग जोड़े हैं कि उतना कैंडिडेट है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट को उन्होंने क्या किया है कि गलत रूप से उनका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। उनका एक पेपर में 6 नंबर और दूसरा पेपर में 100 नंबर, ये कैसे हो जा रहा है? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा से विश्वविद्यालय कैंपस में सक्रिय छात्र राजनीति को बढ़ावा देती है ताकि कैंपस में कोई भी जो असामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग हैं, उनका इस विश्वविद्यालय में कुछ विशेष नहीं चले। लेकिन हम लोग को आज धरना पे मजबूरन ये बैठना पड़ा है कि एक तो विश्वविद्यालय में पूरे 2-3 साल से पूरा अराजक माहौल है। बार बार हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग यहाँ बैठने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं कि आप 4 महीना 5 महीना पहले जो हम ज्ञापन दिए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई आप देख रहे हैं मजबूरी में कुलपति महोदय को ज़बरदस्ती कहिए कि बहुत प्रेशर देने के बाद किया गया है। आज हम देखते हैं परीक्षा से लेकर परिणाम तक सब जगह जो है एकदम से अराजक माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि पैट जैसे एग्ज़ाम को आप संदिग्ध बना के रखे हुए हैं। पूरे छात्र समुदाय में एक मैसेज जा रहा है कि उसमें धांधली हुआ है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का मजबूरी बनता है कि हम धरना पर बैठें और हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहें। आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी बनाए गए थे कि आपने जो नोटिफिकेशन किया, जो रूल रेगुलेशन के साथ जो नोटिफिकेशन किया और यहाँ जो एप्लीकेशन छात्रों से लिया, क्या उसके अनुरूप आपने रिजल्ट दिया है? अगर ऐसा है तो आप बताइए। आप पर पेपर और ईच पेपर का जो मामला चल रहा है, 45% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए है, 50% जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए है, तो फिर आप परीक्षा के तुरंत बाद एग्रीगेट किए तो क्या आपने ये मैसेज छात्र समुदाय को दिया कि हम इस तरीके से कर रहे हैं? अगर ऐसा किया भी है तो आपने एक तरीके से गैर कानूनी काम है, आपको ये फॉर्म ले रहे थे उसी समय बताना चाहिए था कि हम इस तरीके से करने। मैसेज हम लोगों के पास आ रहा है कि आपने ये कहा था कि हर सेंटर पे जैमर लगेगा, किसी भी सेंटर पे जैमर नहीं था और वहाँ कई लोग कदाचार किए हैं जो हो सकते हैं वो आपके नोडल पदाधिकारी के चहेते रहे होंगे। तो विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर रही है और जब तक के आप एक भ्रामक स्थिति से इस विश्वविद्यालय के छात्रों को नहीं निकालते हैं तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। विद्यार्थी परिषद संकल्प के साथ यहाँ बैठी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर परिवाद पर आज तारीख मुकर्रर थी। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने इसी महीने की 13 तारीख को दायर परिवाद पर सुनवाई की और खुद जांच करने की बात कही। अब कोर्ट यह तय करेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दायर होगा या नहीं। परिवादी के अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने जांच के नाम पर मामले को अपने पास रखा है, उसके बाद ही यह तय होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुजफ्फरपुर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा या नहीं। 13/9/2021 को सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई आज थी। माननीय तत्काल प्रभारी सीजेएम कोर्ट के राकेश कुमार राय, उन्होंने अपने पास इस जांच को सुरक्षित रख लिया है, इसलिए कि यह बहुत हाईलाइटेड मामला हो गया और हमारे जो तमन्ना हाशमी जो कार्यकर्ता जो केस करने के बाद उनके ऊपर एक मैसेज आया, उस मैसेज में गाली गलौज, जान मान और उनके परिवार को हत्या करने की धमकी दिया गया। इसकी जानकारी अहियापुर थाना को भी दिया गया। इसके लिए अहियापुर थाना और डीएसपी के पास भी इनकी बयान हुई। इसी संबंध में आज इनका जो सुनवाई था उसको सुरक्षित रखते हुए
अगले जांच के लिए उन्होंने सुरक्षित अपने पास रख लिया है। हो सकता है संज्ञान लेकर के और आदित्य जोगीनाथ की जो है मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उन्हें आना पड़ सकता है। परिवादी तमन्ना हाशमी ने बताया कि 13 सितंबर को परिवाद दायर किया था। इसके बाद मुझे कई तरह की धमकी भी मिली। कोर्ट ने अब्बा जान बयान मामले को खुद जांच के लिए अपने पास रखा है। बाइट तमन्ना हाशमी। देखिए, सुनवाई ने माननीय न्यायालय ने इसको खुद जांच के लिए रखा है। खुद सीजेएम साहब इसकी जांच करेंगे इस मुकदमे की, और इसके बाद मेरा जो है बयान दर्ज होगा, गवाहों का बयान दर्ज होगा इस मुकदमे में। और बीते दिनों आपको याद होगा कि अब्बा जान मामले पे मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पे मुकदमा दायर किया था, जिसकी आज सुनवाई थी और सुनवाई आज पूरी हो चुकी है। और अगला बस बयान और जो है गवाहों का बयान बाकी है। बीते दिनों आपको धमकी वगैरह भी दी गई है? जी, बीते दिनों मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके मुझे धमकी दी गई, सपरिवार जान से मारने की, अंजाम भुगतने की, और उसके साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे जाति सूचक गंदी गंदी बातें कही गई। आई हैव नो वर्ड टू से यू कि कितनी गंदी बातें थी। आई कैंट एक्सप्लेन यू, कि मैं कर ही नहीं सकता उसको एक्सप्लेन आप लोगों के सामने। आगे क्या कदम उठाया आपने? आगे मैंने अय्यापुर थाना में इसके लिए आवेदन दिया है, और आवेदन और मांग की है कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए जिला प्रशासन से। सुरक्षा की गुहार लगाई है? जी, न्यायालय में भी आज मैंने सीजेएम साहब से गुजारिश की है आवेदन देकर कि सर मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, इसके लिए जो भी मुमकिन हो कदम उठाया जाए, इसकी मांग की है मैंने न्यायालय से। अभी तक कोई कार्रवाई? जी नहीं, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन पर ही मैं अभी तक हूँ। कभी भी मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। शहर के कई इलाकों में मानसून की बारिश थमने के बाद भी जल जमाव है। सरा पानी बजबजा रहा है। पानी के दुर्गंध से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल है। कारोबारियों का बिजनेस चौपट है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह नगर निगम की लापरवाही और कागजी नाला सफाई है। नालों की सफाई हो जाने की फर्जी रिपोर्ट सौंपना है। शहर के वार्ड संख्या 34 का पड़ाव पोखर मोहल्ले के लोग जल जमाव और बजबजाती गंदगी से नारकीय स्थिति में पिछले 4 महीने से जीने को मजबूर हैं। इसके लिए मोहल्ले के लोग सीधे तौर पर निगम को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का कहना है कि 1.5 साल से उनके मोहल्ले का नाला साफ नहीं हुआ। यह जाम होकर बजबजा रहा है। बारिश तो खत्म हो गई, पर जल जमाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब भी सड़क पर कीचड़ जमा है। दरअसल यह नाले का कीचड़ है, जिसमें अब मच्छर पनप रहा है। लोगों के चूल्हा चौका और बाथरूम का पानी भी तो नाले से नहीं निकल रहा। मोहल्ले में निगम के बड़ा बाबू रहते हैं। जब भी नाला सफाई या जल जमाव की शिकायत करिए तो बता देते हैं सब ठीक है। लोग इसी का नतीजा भुगत रहे हैं। भारी जल जमाव हो गया है, न रोड है न नाला है। इस एरिया में देख ही रहे हैं आप लोग, सामने है, पूरा कीचड़ रोड पे है। और जब बारिश हो जाती है नगर निगम खाना पूर्ति के लिए 2 दिन पंप लगा देता है, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर पंप बंद हो जाता है। डीजल का निकासी किया जा रहा है क्या? तो पानी निकाला जा अभी निकाला जा रहा है, पिछले 2-3 दिन से निकाला जा रहा है। कितने दिनों से जल जमाव झेल रहे हैं आप लोग? जून से। जून में बरसात होगी पहले, आज इस बार तो जून से ये जल जमाव लोग झेल रहा है। कीचड़ लगा हुआ है। हाँ, ये पूरा बीमारी का, ये कितना लोग को इधर गंदगी है, पैर में ईचिंग वगैरह की समस्या हो रही लोग को इसमें चलने। कोई छिड़काव मच्छर मारने की? कुछ नहीं, बोला कुछ नहीं। किस प्रकार इसमें आप लोग रह रहे हैं? इसी तरह नारकीय जीवन जी रहा है लोग। आने जाने में परेशानी हो रही, बच्चे और महिला तो निकलती ही नहीं है। जेंट्स निकलते हैं, पानी हेल के निकलते हैं। अभी तो पानी कम है यहाँ पे, घुटने से ऊपर पानी रहता है। स्कूल भी अब खुल चुके हैं, तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल उसी में बाइक से ले जाते, नहीं तो नहीं ले जाते। मैक्सिमम लोग तो नहीं ले जाके जा रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे इसमें? परेशानी में यही है कि देखिए पिछले 4 महीना से हम लोग यही गंदगी झेल रहे हैं। गंदगी के साथ साथ मच्छर, अब मच्छर का पूरा अंबार है, मच्छर का जमा हुआ है। इसमें यहाँ तो डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, लेकिन नगर निगम कोई मतलब ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उनको। जून से 4 महीना से हम लोग यही झेल रहे हैं। अभी देखिए पूरा कचरा गंदगी है, नाला का कचरा है, नाला कचरा है, कोई छिड़काव नहीं हुआ है, किसी तरह कुछ नहीं है। ऐसे ही झेल रहा है आदमी पानी में, ना कोई घर से निकल पा रहा है ना जा रहा है। बच्चों को भी डर हो? बच्चों को नहीं, किसी को बच्चा महिला तो घर से निकलती ही नहीं है। जेंट्स क्या करेगा, उसको मजबूरी जाना है, कुछ ना काम लेना है। कौन सा मोहल्ला है ये पड़ाव पोखर है। कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर हो गया 34। सकरा के ढोली स्टेशन पर गेटमैन की मौत हो गई। बताया गया कि ढोली स्टेशन के फाटक नंबर 78 पर एक ट्रेन से झटका लगने के बाद गेटमैन गिर गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक गेटमैन दिनेश पासवान खगड़िया जिला का रहने वाला था। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है।
रेल थानाध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने भी बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज से मालूम चला कि ट्रेन से झटका लगने के कारण ही यह हादसा हुआ है। जानकारी मिला आपको? जानकारी तो हमको लगभग 11-11:15 बजे के आसपास में खबर आया है, RPF आया है कहने यहाँ कि ऐसे ऐसे बात हो गया, ड्यूटी पर जाओ। तो देखे वहाँ जाके तो गिरा हुआ है लाइन के बीच में, तो खून सारा बहुत बह गया। पहले तो गए वहाँ कपड़ा से उसको बांधे हैं सर, उसके बाद जो है उसको लेके हम पहले हॉस्पिटल दौड़े हैं। उसके बाद वहाँ जो है पट्टी उट्टी कुछ बांधा है, उसके बाद देखा सीरियस था तो कहा रेफर किया। तब तक यहाँ घर आए तो डेट कर दी। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से जो है वापस लेके चल आए, तो वहाँ उसके बाद घरे लेके चल गए। जब डेट कर गया तो स्टेशन में सूचना दे दिए सर ऐसे से हो गया। तब उसके बाद यहाँ से जो गए थे सवेरे, तब अपना जो किए हैं पूछताछ, उसके बाद छानबीन जो था देखा है सब कुछ सही है। ट्रेन क्या ही अति से हुआ है ऐसा। क्या नाम है उनका? बोल देते कि आ रहे हैं। दिनेश पासवान। कहाँ पोस्टेड थे? कहाँ पोस्टेड है? धोली स्टेशन। कितना नंबर फाटक? 78 सी है। धोली स्टेशन के पूर्वी छोर पर गेटमैन की एक ट्रेन से धक्का लगने से मृत्यु हो गई है। क्या पहचान हुई है? उनका नाम दिनेश पासवान है। परिजन भी आ गए हैं, वो लिखित दिए हैं जिसके आधार पर यूडी कान दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उनमें थोड़ा ये लग रहा था, जो सस्पेक्ट लग रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ जाके जांच किए और सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके अवलोकन से ही पता चला कि उनको ट्रेन से झटका लगा जिसके कारण गिर गए और सर में पीछे चोट लगने से रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। आगे यूडी कान दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्यों ने आईजी गणेश कुमार से मुलाकात कर महिला थानाध्यक्ष द्वारा अर्जुन कुमार की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता आरती देवी ने बताया कि उनकी शादी अर्जुन कुमार के बड़े भाई रघुनाथ शाह से हुई थी। पति की कैंसर से मृत्यु के बाद अर्जुन कुमार के द्वारा पिछले 10 वर्षों से उनको शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया जा रहा है। 9 महीने पहले अर्जुन कुमार ने दूसरी शादी भी कर ली, जिसे लेकर उन्होंने महिला थाना में केस भी दर्ज कराया। इतने महीने बीत जाने के बाद भी महिला थाना अध्यक्ष द्वारा अर्जुन कुमार के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने आज आईजी गणेश कुमार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। 2 दिसंबर महिला थाना में केस किए थे 2020 को। हमारे एक चचेरे देवर हैं, उनसे मतलब कि हमारे साथ 10 साल से ज़बरदस्ती कर रहे थे और मतलब ज़बरदस्ती का कभी बहलाते फुसलाते, कभी मारपीट भी करते थे मेरे साथ, ज़बरदस्ती रिलेशन बनाते थे। और उसी क्रम में हमारे हस्बैंड को कैंसर हो गया तो वो डेट कर गया। उसके बाद में हम बोले कि अब हम ऐसे कैसे रहेंगे, तो हमारे साथ एक दिन गुप्त रूप से मंदिर में शादी किए और बोले कि किसी को नहीं बताना, बहन का शादी हो जाएगा उसके बाद में हम घर वालों को बता देंगे। लेकिन इसी बीच में क्या किए कि उनके माता पिता उनका शादी दूसरे जगह ठीक कर रहे हैं। तो हम बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो लोग हमको धमकाए, मारे पीटे भी और बोले कि अगर विरोध करेगी तो जान से मार देंगे तुमको। फिर भी हम महिला थाना में केस किए और सब जगह विनती किए कि शादी को रोक दिया जाए, लेकिन प्रशासन मेरी मदद नहीं की। सरैया थाना में भी कहे आवेदन दिए, महिला थाना में भी गए, आईजी साहब से भी मिले, एसपी साहब से मिले। अभी तक 9 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई हमारी मदद उसकी अरेस्टिंग नहीं की गई है। आज आईजी से मिले क्या? हाँ, आईजी साहब के बोले तो अगले बार भी मिले थे तो यही बात कहें और इस बार भी यही बात कहे हैं और वो शादी कर लिए और हाँ, वो अभी तक ले मतलब कि फरार है। क्या मांग है आज आईजी से? तो आईजी साहब तो यही कहते हैं कि पकड़ा जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगी? वो लोग हमको मारते पीटते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि तेजाब पटा देंगे, ही पानी में फेंक देंगे, क्या कर लेगी? अब तो हमारा 29 तारीख उसका बेल का सुनवाई है, तो बोले हमारा बेल हो जाएगा, तुम क्या कर लोगी मेरा? और एक हमारा 5 साल का बेटा भी है, तो हमें न्याय चाहिए क्योंकि हम कहाँ जाएंगे उस बच्चा को लेकर के। शारदीय नवरात्र इस साल 7 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके साथ ही मां दुर्गा की आराधना शुरू हो जाएगी। 15 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस बार के नवरात्र में षष्ठी तिथि का क्षय है, यानी माता की आराधना करने वाले भक्त 8 दिन ही पूजा कर सकेंगे। उदयकालीन षष्ठी तिथि का क्षय होने के कारण 11 अक्टूबर को ही पंचमी और षष्ठी की पूजा की जाएगी। इस बार माता का आगमन डोली पर और विदाई हाथी पर होगी। नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, इसलिए माता डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी मंदिर के पुजारी आचार्य अमित तिवारी ने कहा कि माता का डोली पर आना शुभ नहीं है। हाथी पर जाने से वृष्टि में वृद्धि होती है।
शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और ये आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। और इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही है और षष्ठी और पंचमी तिथि दोनों एक ही साथ हैं, इसलिए षष्ठी तिथि का क्षय है। और रही बात माता जी के आगमन का, तो शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रे सा दोलायाम बुद्धे नौका प्रकृता, अर्थात माता जी का आगमन डोली से हो रहा है और माता जी का जो प्रस्थान होगा वो हाथी के द्वारा होगा। और आगमन के संक्षेप तारतम्य ये कहना चाहते हैं कि माता जी का आगमन जो डोली के माध्यम से होगा वो बहुत शुभकारी नहीं माना जा सकता है, और प्रस्थान भी बहुत लाभकारी शुभकारी नहीं कहा जा सकता है। और प्रस्थान जो हाथी से हो रहा है, इस वजह से अत्यधिक वृष्टि की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। और मैं समस्त भक्तों को यही विदित कराना चाहते हैं कि तत्र तत्रास्य लाभस्य विजया सार्वकामिका, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दरबार में जो भी भक्त जिस आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ आते हैं, हमारी माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उन समस्त भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और मैं माँ से समस्त भक्तों यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, समस्त भक्तों पर आपकी असीम कृपा बनी रहे, सभी को धन धान संपन्न करें, सुख समृद्धि प्रदान करें, सब लोग अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। मंगलवार को नागरिक मोर्चा एवं श्री नवयुवक समिति के संयुक्त तत्वाधान में वैशाली की बेटी सुप्रिया की हत्या एवं प्रयागराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पंचायती अखाड़े के महंत स्वामी नरेंद्र गिरी की रहस्यमय हत्या पर नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में प्रार्थना सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि उषा किरण श्रीवास्तव, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट के मौन रखकर मृतकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। नागरिक मोर्चा एवं श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान मोहन दास सभा कक्ष में वैशाली की बेटी सुप्रिया एवं प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के विरोध में आज यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि बलात्कारियों के लिए ऐसा कठोर कानून बने कि उसका रूह कांप जाए। जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक यह नारा खोखला साबित होगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इस नारा से बेटी सुरक्षित नहीं है। हम सब नतमस्तक हैं महान संत प्रयागराज में जिनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई, मृत्यु के लिए उनकी हत्या करवाई गई, महंत नरेंद्र गिरी जी की आज जो समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर जो समाचार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दुखी हैं। सारा देश उनके हत्या के कारण शोकाकुल है। आज हम लोग भी मुजफ्फरपुर वासी अपने महान संत स्वामी नरेंद्र गिरी जी के सम्मान में उनको भी हम इस प्रार्थना सभा के माध्यम से उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंगलवार को केदारनाथ रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय जन परिवार पार्टी मुजफ्फरपुर जिला इकाई का गठन कर लिया गया है। नई कार्यकारिणी की सूची जल्दी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय युवाओं को भारतीय जन परिवार पार्टी जोड़कर बेरोजगारी मुद्दे को खत्म करने का सबके हाथ सबके रोजगार कार्यक्रम चलाएगी, जिससे युवा बेरोजगार को बेरोजगारी से दंश से छुटकारा मिलेगा। मेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि हम लोग पूरे बिहार में अपना संगठन को मजबूत करें और पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। हर जगह जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष सब प्रक्रिया चालू है। उसके बाद हम गांव-गांव, शहर-शहर जाके हम इसका जो है सो संज्ञान में कहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या दिक्कत है, इसी सब के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
एक दावा आप कर रहे हैं कि सभी हाथ को रोजगार, तो उसको लेकर रोड मैप क्या है? जी रोड मैप है मेरे पास। कई पदाधिकारी हम लोग ने मिल के जो है सो एक वो किए, जैसे कहीं पे 200, 400, 10,000, 20,000 खाली पदे हैं, तो मेरी सरकार आती है तो हम उन सबको पहले भरने का काम करेंगे। ऐसे कई 15-20 लाख पद मतलब खाली हैं, उसको मैं सबसे पहले भारतीय जनता परिवार पार्टी भरने का काम करेंगे। युवाओं को भी कुछ देने का बात? जी मैं युवाओं को यही कह रहा हूँ कि युवा संघर्ष करें, पार्टी में आके जुड़े और हम लोग संघर्ष से पार्टी को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं और बिहार को भी आगे बढ़ाएं। मंगलवार को विश्वविद्यालय में छात्र जदयू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनता दल यू सेकुलर के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रफुल्ल शुक्ला अपने विश्वविद्यालय कमेटी के साथ छात्र जदयू विश्वविद्यालय इकाई में शामिल हो गए। जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रंजत राज गुड्डू ने कहा कि प्रफुल्ल शुक्ला के छात्र जदयू में आने से पार्टी बहुत मजबूत होगी तथा प्रभु शुक्ला के विश्वविद्यालय महासचिव बनाया गया। मौके पर विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष निकेश कुमार, गौरव कुमार सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। आज छात्र जनता दल यू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष जनता दल सेकुलर शुक्ला जी को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई गई और उनके साथ लगभग 100 से 150 लोग छात्र जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किए। इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में अल्जाइमर दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इस बीमारी से कैसे बचे इसका विस्तार से जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके रानी दीदी, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर नवीन कुमार सहित शहर के दर्जनों सीनियर सिटीजन मौजूद रहे। रिटायर्ड प्रोफेसर सर्जरी का SK मेडिकल कॉलेज आज 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स डिजीज़ के रूप में मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक वैज्ञानिक अल्जाइमर्स के नाम पे रखा गया है। इसको प्री सेनाइल डिमेंशिया भी कह सकते हैं। 65 बरस से ऊपर के 10 में से 1 लोगों को यह बीमारी ग्रसित करती है। यह बीमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन के कारण होती है और जो दिमाग का जो सेल है न्यूरॉन्स, जिसके कारण कि हम लोगों का सारा फंक्शन शरीर का चलता है, उस सेल के नष्ट होने के कारण ब्रेन का साइज छोटा होने लगता है और सारी गतिविधियां ब्रेन की प्रभावित होती हैं। लेकिन यह खास करके दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो हिस्से हम लोग के सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, सीखने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, इन शक्तियों को ज़्यादा प्रभावित करती है। और अन्य जो काम है शरीर के, जैसे चलना या सुनना या देखना, उन सब पे अपेक्षाकृत कम प्रभाव होता है। ओम शांति। आज का दिन विशेष हमारी स्मृतियों में श्रेष्ठता, महानता, दिव्यता का प्रवेश हो, उसके लिए विशेष आज चर्चा का दिन रखा गया है। क्योंकि आज का मनुष्य अपनी आवश्यक बातें भी भूल जाते हैं। हर व्यक्ति कहता है भूलने की, बार बार भूल जाते हैं। वास्तव में सबसे पहले तो याद रखना है मैं कौन हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा संबंध उस ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान परमात्मा से है, जो हमें सर्व शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जब हमारा संबंध उनके साथ है, वो पिता है, हम उसकी संतान हैं, हम उनकी संपत्ति के अधिकारी हैं। जब ये हमें याद रहता है, तब हमें उनकी जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो हमारी स्मृति पावरफुल हो जाती है, परमात्मा के सारे गुण याद आते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।